चलिए आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है आपका राष्ट्रीय चुनौतियों में जो टॉपिक है ना, यूनिट 1 में, उसमें देशी रियासतों का विलीनीकरण पढ़ना है। ठीक है, देशी रियासतें क्या थी? देखिए, जब देश आजाद हुआ और देश आजाद हुआ, देशी रियासतों का जो विलीनीकरण है, जब देश आजाद हुआ, ठीक है ना, हमारे को आजादी कब मिली भाई? हमारा देश कब आजाद हुआ? वर्ष 15 अगस्त 1947। अच्छा, ये जब आजादी मिली, इसके बाद क्या आजादी के बाद देश में कुछ परिवर्तन आया क्या? परिवर्तन देखिए, जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी ने एक बात बोली थी कि आजादी की तो एक तरफ खुशी है हमें, लेकिन देश के बंटवारे का भी गम हमें महसूस हो रहा है। मतलब हम खुशी और गम दोनों पड़ाव को से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमें एक तरफ आजादी तो मिली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमको अंग्रेजों के जाते जाते इस गुलाम देश के आजाद होने के समय हमें देश के बंटवारे का दर्द झेलना पड़ा। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, और आजादी के बाद भारत जो वर्तमान स्वरूप में है वैसा नहीं था। लगभग भारत का 48% हिस्सा रियासतों के अंतर्गत था। जो ब्रिटिश भारत के जो आजाद हुआ था उसमें वह नहीं शामिल थे। वो एक अपनी स्वायत्त सत्ता के रूप में जो है अपने आप को अस्तित्व में देखना चाह रहे थे। तो इसकी बात मैं करना चाहूंगा कि जैसे ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, उससे पहले हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आई। कौन सी पार्टी सरकार आई? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की 1947 में, जनवरी 1947 में घोषणा की कि फरवरी 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। समझ रहे हैं बात को? फरवरी 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। और उसके बाद लॉर्ड वेबल थे। लॉर्ड वेबल के जाने के बाद जो है भारत में लॉर्ड माउंटबेटन आए। माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की योजना आई और भारत जो देश है, एक तरफ जो भारत और में दो राजनीतिक पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया, 2 नेशन थ्योरी दी, और ये धर्म के आधार पे कि हिंदुओं के बहुल देश को भारत बनाया जाए और मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्र को पाकिस्तान बनाया जाए। ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत की उत्पत्ति कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को जो प्रमोट करने की हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना से शुरू हुई। देश में जो भारत शासन अधिनियम 1909 आया, ठीक है, लॉर्ड मार्शल विंडो ने जो थ्योरी दी भारत शासन अधिनियम की, कौन सी? भारत शासन अधिनियम की। यहां पर भारत शासन अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की जो पद्धति शुरू हुई, और इससे पहले 1906 में जब भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। किस लीग की स्थापना हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस मुस्लिम लीग की स्थापना से शुरुआत हो गई भारत को 2 टुकड़े में तोड़ने की। ये किसके दिमाग में चल रही थी बात? ये दिमाग में बात चल रही थी अंग्रेजों की, जिसे बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग समझता भी था, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग था जो इस बात से अनजान था कि आने वाले 40 से 41 सालों में हमारा देश 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और जब 4 जुलाई 1947 में, कब? 4 जुलाई 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम, कौन सा अधिनियम? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन की संसद में रखा गया, ठीक है, जिसे मंजूरी 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हो गई। और इस अधिनियम के अनुसार कहा गया कि 2 डोमिनियन स्टेट बनाए जाएंगे। कौन से 2 डोमिनियन स्टेट बनाए जाएंगे? भारत और पाकिस्तान। हिंदू बहुल जनसंख्या को भारत बनाया जाएगा और मुस्लिम बहुल जनसंख्या को पाकिस्तान बनाया जाएगा। तब भारत में मैं नक्शा बना के आपको बता रहा हूं। इसमें
यहां पर ये पाकिस्तान है और इस हिस्से में ये आपका बांग्लादेश है। तो इसे पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वर्तमान बांग्लादेश को क्या नाम दिया गया? पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया और ये पश्चिमी पाकिस्तान था। और यहां पर जो भारत और पाकिस्तान दो अलग किए गए, न केवल दो राष्ट्रों का बंटवारा किया गया, एक अखंड भारत को दो टुकड़े में तोड़ा गया, इसके साथ साथ एक समस्या और ये जाते जाते पैदा कर गए। और इनकी जो थ्योरी थी अंग्रेजों की, जो भारत को आजादी के बाद इतने बड़े दंश में झेल देना ताकि ये उससे जिंदगी भर ना उभरे। भारत का लगभग 48% हिस्सा, कितना हिस्सा? लगभग 48% हिस्सा एक स्वायत्त शक्ति के रूप में जी रहा। ये आजादी के बाद की स्थिति बता रहा हूं, मतलब देशी रियासतें, पूरे ब्रिटिश भारत में 565 देशी रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 565 देशी रियासतें थी। इन 565 देशी रियासतों, जो कि कुल भारत का 48% हिस्सा है, इन्हें कहा गया कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रह सकते हैं। थोड़ी कल्पना कीजिए दिमाग में कि यदि अगर ये रियासतें भारत में शामिल ना की जाती, तत्कालीन गृह मंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से और बीपी मेनन के प्रयासों से, जो पूरा भारत है जिसमें देशी रियासतों को भारत में शामिल किया गया, यदि ये देशी रियासतें स्वतंत्र स्वायत्तता में होती तो शायद हमको आज हैदराबाद जाने के लिए वीजा लेना पड़ता। जैसे दूसरे देश जाने के लिए हमको पासपोर्ट और वीजा बनाना पड़ता ना, तो हमें अपने ही देश के अंदर वीजा लेना पड़ता। जोधपुर जाने के लिए वीजा लेना पड़ता, शायद त्रावणकोर जाने के लिए वीजा लेना पड़ता, यहाँ इवन भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वहां जाने के लिए हमको वीजा लेना पड़ता, पासपोर्ट बनवाना पड़ता दूसरे देश जाने के लिए। ये मतलब दूसरा देश कहलाता। भोपाल दूसरा देश, अलग देश, जबलपुर अलग क्षेत्र और अलग देश कहलाता। तो इस तरह से जो टुकड़ों में पूरा रियासतें बटी हुई थी, ये एक कैंसर की तरह था भारत के लिए। किसकी तरह था? कैंसर की तरह था। अब ये राष्ट्र के सामने हमारी चुनौतियां थी और वह पूरे भारत का कितना था? 48% था। कितना था? 48% था। तो रियासतों को कहा गया भाई कि या तो आप किसमें शामिल हो जाइए, भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। जैसे ही देश अंग्रेज छोड़ के गए और एक समस्या पैदा कर गए कि अब ये इस समस्या में उलझे रहेंगे। हम उतने पावरफुल नहीं थे, समृद्ध नहीं थे, हमारे पास हम उतने बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं थे कि हम सारी समस्याओं को झेल सकें। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियां थी, भारत एक बहुत बड़े फिर भी उस समय कह रहे हैं रियासतों को काबू में पाने के लिए जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो नीतियां थी रियासतों के विलय को लेकर के, उस नीति ने कारगर कदम उठाया। अब बात आती है इस रियासतों का विलय कैसे हुआ। ठीक, तो इन रियासतों का विलय यदि हम देखें 565 रियासतें थी जो, हाँ एक इसमें और चीजें समझने की जरूरत है। रियासतों के साथ साथ देखते हैं कि सबसे पहली बात हम देखते हैं कि देशी रियासतों की समस्या थी, जो कितनी थी देशी रियासतें? 565 देशी रियासतें। कितनी देशी रियासतें थी? 565। उसके साथ साथ आजादी के बाद भी कुछ हिस्सा फ्रांस के अधिपत्य में था। फ्रांस के अधिपत्य में कौन कौन से हिस्से थे? फ्रांस के हिस्से में जो हमारा अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, उसके 4 क्षेत्र जो है फ्रांस के अंडर में थे। कौन कौन से? माहे, मैं केवल लेटर में नाम लिख रहा हूं, फर्स्ट लेटर में माहे, जनम, पुडुचेरी और कराईकल। फ्रांस के अधिपत्य में कितने थे? इसका शॉर्ट फॉर्म माई पीके, एम बाय माई पीके, एम फॉर माहे केरल में, वाई फॉर यनम आंध्र प्रदेश, पी फॉर पुडुचेरी, ठीक है, मद्रास और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर में, कराईकल तमिलनाडु, ठीक है, तत्कालीन मद्रास कहते हैं उसको, तमिलनाडु उस समय मद्रास कहा जाता है। तो ये फ्रांस के अधिपत्य में था और दमन, दीव, दादर, नागर हवेली और गोवा, ये किसके अंडर में था? ये पुर्तगाल के अंडर में था। मतलब भारत स्वतंत्र होते हुए भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा स्वतंत्र सत्ता के रूप में रह रहा था। अब बात आ जाती है कि क्या ब्रिटिश भारत
जिस समय था कि ये ब्रिटिशर्स लोग गए तो क्या रियासतें उनके अंडर में थी कि नहीं थी? लेकिन बेसिक अंतर क्या है कि जो ब्रिटिश भारत इसमें ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों का सीधा हस्तक्षेप था, मतलब डायरेक्ट शासन था। और जो रियासतें थी उन रियासतों में संप्रभुता अंग्रेजों की जरूर थी, लेकिन जो वहां पे शासन प्रशासन कौन करते थे? राजा रजवाड़े करते थे। लेकिन सर्वोच्च शक्ति किसके पास थी? अंग्रेजों के पास। अब अंग्रेजों ने इनको शक्ति में देखी रखी, भाई कुछ चाटुकार हमारे भी होने चाहिए, अंग्रेजों ने कहा, ताकि जब सबसे पहली बात यह है, यदि अगर सामने यदि अगर 4 भाई हैं और उनसे लड़ना है, कहने का मतलब ये है, तो उनको तोड़ दो, बिखेर दो, और उसके बाद हमला करोगे तो जो आप ज्यादा आसानी से जीत पाओगे। अंग्रेजों की यही पॉलिसी थी, संख्या में कम है लेकिन दिमाग सही है कि सामने लोगों को बांटना है। तो वो देसी रियासतों के राजा रजवाड़ों को जो है सुविधाएं देते थे अपने तरफ से, इसलिए भाई शासन आप करो लेकिन सर्वोच्च सत्ता हमारी चलेगी। और जब देश आजाद हुआ तब एक हिस्सा भारत के एक हिस्से में कब्जा देसी रियासतों का था, और फ्रांस के क्षेत्र में भी अभी हिस्सा था, और संबंधी दादर नगर हवेली जो कि पुर्तगाल के हिस्से में था। तो ये दोनों टॉपिक तो खैर हमारे नहीं है बीच में, ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि फ्रांस का ये वाला हिस्सा जो पांडिचेरी पुदुचेरी कहा जाता है, ये 1954 में भारत सरकार ने इसको अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, दमन वाला हिस्सा भी 1954 में आ गया था। दादर नगर हवेली और गोवा, ठीक है, गोवा को पुर्तगाली लोग खाली नहीं कर रहे थे, तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा हमने 1961 में पुर्तगालियों से जीता। ठीक, अब बात आ जाती है, ये तो हो गया, अब हमको देसी रियासतें देखना। 565 देसी रियासतों को समझते हैं हम। इन 565 देसी रियासतों में 549 देसी रियासतें भारत में शामिल कर ली गई। जब देसी रियासतों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आपका हित भारत संघ में शामिल होने से है, हम आपको कुछ रियायतें देंगे। ठीक है, जैसे उनने कहा भाई कि आप राजा रजवाड़े हैं तो हम आपको पेंशन के रूप में देंगे, जैसे प्रीवी पर्स कहा गया। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है उसको 1971 के आसपास प्रीवी पर्स बंद कर दिया। लेकिन जिस समय राजा रजवाड़े थे, भाई जैसे एक रियासत है, मान लीजिए भोपाल रियासत है, भोपाल रियासत के राजा नवाब हमीदुल्लाह खान थे, तो उनको बोला भाई आप भारत में शामिल होइए, हम आपको प्रीवी पर्स देंगे। प्रीवी पर्स मतलब एक तरीके से पैकेज, 50 लाख रुपए साल देंगे। उस जमाने मतलब आज से 70 साल पहले 50 लाख रुपए महीना साल देंगे आपको पैकेज, तो 50 लाख 1 करोड़ जो भी आप जो भी जिस राजा रजवाड़े की जितनी बड़ी रियासत उसकी उतनी बड़ी प्रीवी पर्स होगी। ठीक है, राजा रजवाड़े बोले ठीक है भाई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासतों के विलय के लिए जो पॉलिसी अपनाई वो थी एक हाथ में गाजर और दूसरे हाथ में छड़ी। प्यार से मानोगे तो गाजर मिलेगा, और यदि तुमने टेढ़ी उंगली करने की कोशिश की तो हमारे पास छड़ी। समझ गए बात को? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो डिप्लोमेसी से जिस तरह से 549 रियासत, लेकिन सबसे पहली रियासत जो केरला में थी, मैं एक नक्शा बना दे रहा हूं यहाँ पे, त्रावणकोर जो रियासत थी, त्रावणकोर की रियासत के राजा ने सबसे पहले भारत में शामिल होने का विरोध किया। लेकिन एक त्रावणकोर ने विरोध किया, हैदराबाद रियासत के नवाब निजाम उस्मान अली खान ने विरोध किया, हैदराबाद के निजाम ने विरोध किया भारत में शामिल होने से। जूनागढ़ के नवाब महावत खान ने भारत में शामिल होने से मना किया। जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह, या शायद में नाम से सही हो तो हनुमंत सिंह करके कुछ ऐसा नाम है, और जम्मू कश्मीर रियासत शामिल होने से मना, उस समय मतलब शामिल नहीं हुई, और मणिपुर रियासत शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, आज के टॉपिक में मणिपुर और हैदराबाद प्रमुख में समझाया गया है। इससे पहले जो पिछले साल का सिलेबस उसमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर 3 रियासतें थी। तो
सबसे पहले विरोध किसने किया भारत संघ में शामिल होने से? त्रावणकोर रियासत ने। किसने? त्रावणकोर की रियासत ने। ठीक है ना, रियासत मतलब राजा रजवाड़ाओं का क्षेत्र है। ठीक, तो त्रावणकोर रियासत ने सबसे पहले विरोध किया। हैदराबाद रियासत के जो नवाब निजाम थे उस्मान अली, वो चाह रहे थे कि भाई हम स्वतंत्र हैं, सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद रियासत। जूनागढ़ के नवाब ने भाई कहा कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे। जोधपुर के जो राजा थे, एक्चुअल में जोधपुर के राजा हनुमान सिंह थे, इनको लोभ दिया गया। किसके द्वारा लोभ दिया गया? मुस्लिम लीग के जो हेड थे, जो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने इनको लोभ दिया कि आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, और उस लोभ के चक्कर में पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को खबर मिली, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे डील की और वो फिर भारत में शामिल हो गए। मणिपुर रियासत, मणिपुर के जो बोध चंद्र सिंह यहाँ के राजा थे, मणिपुर रियासत के राजा तो शामिल होना चाहते थे, लेकिन वहां की कुछ पार्टियां जो है भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। ठीक, तो अब देखते हैं कि 549 रियासतें, 565 में से 15 रियासतें तो जो है पाकिस्तान, 13 रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई। कितनी रियासतें थी? 565। 565 में से 13 रियासतें कहां शामिल हो गई? पाकिस्तान, है ना। 549 रियासतें भारत में शामिल हुई, बची कितनी? 549 और 13 जोड़िए, 549 और 3 552 और 10 562। 562 रियासतें आसानी से भारत में शामिल हो गई। केवल 3 रियासतें बची जो भारत में शामिल नहीं हुई थी। वो 3 रियासतें कौन कौन सी थी? वो 3 रियासतें थी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ठीक, और इसमें जो पहले रियासत जो शामिल हुई मणिपुर, मणिपुर को भी हम लोग आपके टॉपिक में है तो मणिपुर भी समझना है। ठीक है, तो अब 549 रियासतों में जैसे एक रियासत भोपाल की, भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने भी अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में रखने की सोच रखी। सोचिए, बीचों बीच में भोपाल बिल्कुल भारत के मध्य में पड़ता है ना, और वो यदि स्वतंत्र रहता तो बताइए कि हमको यहाँ जाने के लिए केवल कुछ हिस्से में जाने के लिए वीजा लेना पड़ता, जो कि ज्योग्राफिकली यदि कहें और भावनात्मक रूप से कहें तो पूरी देश की जनता एक है। भाई रियासतें उस समय भले अलग राजा रजवाड़े थे, कुछ क्षेत्रों में ब्रिटिश भारत का शासन था, लेकिन लोग आत्मिक रूप से तो जुड़े हुए थे। अब यदि एक अलग देश के रूप में रहता तो शायद भारत देश के लिए कैंसर था, आपकी एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव के कारण जो है भोपाल रियासत भारत में शामिल हो गई। 3 रियासतें बची, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, ये जो जम्मू कश्मीर है, यदि हम जम्मू कश्मीर को लें तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर का है। मैं एक बार थोड़ा अच्छे से नक्शा बनाता हूँ आपको तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी, लेकिन यहाँ का राजा हरि सिंह था। हरि सिंह चाह रहे थे, थोड़ा डिप्लोमेसी की ना मौन बैठे हुए थे, ना तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे ना हिंदुस्तान में। भारत ने भी कोई प्रेशर नहीं डाला जम्मू कश्मीर को भारत में मिलेगा, क्योंकि भारत की स्पष्ट मंशा थी कि जो भाषा स्वतंत्रता अधिनियम है उसका परिपालन करने के साथ साथ जो रियासतें हैं वो आसानी से भारत में विलय है, उस देश, उस क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतना महत्वपूर्ण था। लेकिन जब राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने की बात कही, और इनकी बात यूएनओ में भी चल रही थी ताकि हमको एक स्वतंत्र देश का दर्जा मिल जाए, लेकिन यूएनओ में इनकी बात राजा हरि सिंह की बनी नहीं। ठीक है, यहाँ एक उभरते हुए नेता थे जो है शेख अब्दुल्ला, जो लोकतांत्रिक पद्धति पर विश्वास करते थे, लेकिन राजा हरि सिंह की जो राजा रजवाड़े की पॉलिसी थी उस पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब राजा हरि सिंह शामिल नहीं हुए तब पाकिस्तान, जो कि यहाँ राशन की आपूर्ति वगैरह करता था इस क्षेत्र में, जो इस इलाके में, तो पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ के जो कबीले के लोग थे, यहाँ पर कबीलियाई लोग रहते थे, उनको और उनके साथ कुछ पाकिस्तानी सेना को इंटर कराया, कहां पर? जम्मू कश्मीर में कब्जे करने के लिए। जब पाकिस्तान की सेना आक्रमण करते हुए और राजा हरि सिंह की सेना आक्रमण करते हुए लड़ाई लड़ रही थी, तो भाई पाकिस्तान एक मजबूत राष्ट्र एज कंपेयर तत्कालीन जम्मू कश्मीर रियासत के, तो वह
हारते हुए जा रही थी और यहां तक जो है लगभग जो राजधानी का क्षेत्र है उस हिस्से तक जो है पाकिस्तान की सेना घुस चुकी थी। तब हरि सिंह ने यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा कि आप हमारी मदद कीजिए। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने यह कहा कि भारत आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक आप भारत के अंग में शामिल न हो, भारत का हिस्सा न बने। तो भारत का हिस्सा बनने के लिए तत्परता तो दिखाई तब राजा हरि सिंह ने, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, भाई मैं भारत संघ में शामिल तो होऊंगा लेकिन आपको जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देना पड़ेगा। पंडित नेहरू मान गए, ठीक है। विलय हुआ, विलय पत्र में हस्ताक्षर हुआ 26 अक्टूबर 1947 को। मैं इस पे ज्यादा डिटेल और बहुत बड़ा मुद्दा है ये, इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट में इसलिए खत्म करना क्योंकि आपके टॉपिक में नहीं है, हमको हैदराबाद और मणिपुर पर ज्यादा फोकस करना। तो ये 26 अक्टूबर 1947 को विलय हो गया। भारत की सेना कूच कर गई किस तरफ के लिए? जम्मू कश्मीर की तरफ। पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि एक छोटी सी भूल हमारे प्रधानमंत्री से, जिसे भूल कह लें या समझने में गलती कह लें, कि यह मुद्दा वह ले गए कहां पर? यूएन में। यूएन में जब ये मुद्दा गया, क्योंकि यूएन में ये मुद्दा जब गया तब जो अमेरिका था, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो साम्यवादी नीति थी, उस नीति से वह चिढ़ता था। क्यों साम्यवादी नीति? भाई किसकी थी? रूस की। और रूस की जो नीति थी कहीं ना कहीं वह साम्यवादी थी और अमेरिका की नीति क्या थी? पूंजीवादी थी। भारत ना तो साम्यवादी नीति का समर्थक था ना ही पूंजीवादी, लेकिन अमेरिका चाहता था कि भारत पूंजीवादी गुट में शामिल हो, लेकिन भारत ने मना कर दिया और इससे जो अमेरिका नाराज था। और उसी अमेरिका ने भाई क्या किया कि जब ये मुद्दा कश्मीर का यूएन में गया तब उसने पाकिस्तान का डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से जो है सपोर्ट किया और ये सीज फायर की बात करेंगे। सीज फायर मतलब जो जहां है यथास्थिति में वो वही रहे, और इतने हिस्से में आज भी पाकिस्तान की सेना है और यह हिस्सा कहलाता है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, कुछ वक्त और रुक जाते तो भारतीय सेना उस पाक अधिकृत कश्मीर को भी आज हमारे क्षेत्र में पूरी तरह से होता। अभी भी हमारे नक्शे में इंशाल्लाह आगे थोड़ा वक्त मिलेगा और आगे समय बीतेगा तो ये पीओके भी हमारे पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारतीय सेना यहाँ तक गई और उसके बाद सीज फायर हुआ, मतलब युद्ध विराम की स्थिति निर्मित हुई, जो जहां वहीं रहता है। आज भी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थिति बनी हुई है। अब ये तो हो गई जम्मू कश्मीर रियासत की बात। तो जम्मू कश्मीर रियासत भारत में कैसे शामिल हुआ? विलय पत्र के माध्यम से। कैसे शामिल हुआ जम्मू कश्मीर? विलय पत्र के माध्यम से। कब हुआ विलय? 26 अक्टूबर 1947 को। जूनागढ़ जो कि गुजरात राज्य में है, जूनागढ़ के नवाब ने कहा भाई कि पाकिस्तान के हिस्से से मिलता, इसकी जो समुद्री सीमा है यहाँ पर है, तो इसकी समुद्री सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है, इसलिए जूनागढ़ जो है भारत में पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। जूनागढ़ का नवाब महाबत कहा तो भैया, लेकिन वहां की जो हिंदू बहुल जनसंख्या थी वह चाहती थी कहां शामिल होना? भारत में शामिल होना चाहती थी। तत्कालीन जो दीवान थे वहां के जूनागढ़ के, शाहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार को पत्र लिखा और आइए आप यहाँ पर, और और उस समय जो जूनागढ़ में दो उप क्षेत्र थे जूनागढ़ के, एक था जो है मंगलौर वाला क्षेत्र और एक बावड़िया क्षेत्र था। उस क्षेत्र के दीवानों ने विरोध कर दिया, लेकिन उनको जूनागढ़ के नवाब ने क्या किया? अंडरग्राउंड कर दिया। ठीक है ना। अब यहां पर जनता विद्रोह कर उठी तो भारत सरकार ने क्या किया? जूनागढ़ में आर्थिक नाकेबंदी कर दी। भारत सरकार ने क्या किया? आर्थिक नाकेबंदी मतलब यहाँ पर जो राशन पानी और जो भी वित्त की व्यवस्था है उसको रोक दिया, खाद्य सामग्री और जो भी चीजें यहाँ से जाती थी उसको रोक दिया और पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी। इसके बाद वहां की जूनागढ़ की जो अदालत है उसने भारत सरकार को कहा कि आप जूनागढ़ में हस्तक्षेप कीजिए। उसके बाद वहां पर जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में 1,80,000 वोट, कितने? 1,80,000 वोट भारत के पक्ष में पड़े और महज 91 वोट जो है पाकिस्तान के पक्ष में पड़े। मतलब जनमत संग्रह में वहां की जो जनता थी उसने भारत के पक्ष में शामिल होने की इच्छा जताई और जनमत संग्रह के माध्यम से
जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ। तो जूनागढ़ भारत में कैसे शामिल हुआ? जनमत संग्रह के माध्यम। अब बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद के जो निजाम थे मीर उस्मान अली, ये सबसे धनाढ्य क्षेत्र था, सबसे धनाढ्य क्षेत्र था, सबसे बड़ी रियासत थी, लगभग 82,000 वर्ग मील बड़ी रियासत थी ये, ठीक है। तो इतनी बड़ी रियासत में हैदराबाद था। इसको बता देता हूँ हैदराबाद कहाँ पर है, आपको ज्योग्राफिकली स्थिति भी मालूम होना बहुत जरूरी है। हैदराबाद यहाँ पर है। तो इस हैदराबाद रियासत के निजाम ने कहा कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पंडित नेहरू ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जो है जोर डाला कि आप भारत में शामिल होइए, उनको मोहलत दी। वहां की रजाकार सेना की जो सेनापति थे उससे कहा, लेकिन वह नहीं माने। क्या हुआ कि यहाँ की जो जनता थी उसने भारत में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन निजाम और उसकी रजाकार सेना ये नहीं चाहती थी कि भाई अपने हाथ से राजपाट कौन जाने देगा, बताइए आप। तो वो जो सुख सुविधाएं मिल रही थी उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए ये इवन इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना से ही बात कर ली। एक तरफ एक यूएनओ से भी बात कर रहे हैं और इसी रजाकार सेना के लोग कहां गए? ब्रिटेन गए। ब्रिटेन से हथियारों का आयात कर रहे हैं बहुत तेजी से, ठीक है। तो यहाँ के जो रजाकार सेना के प्रमुख थे वो लंदन में टकरा गए किससे? लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल थे उस समय। तो दोनों एक ही म्यूजियम में वहां रहे, उन्हें मुलाकात हुई तो उन्होंने बोले कि आप यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने बोल दिया आंखों का इलाज करना है। लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको आंख मार दी, समझ रहे? ये एक बात है जिसमें उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा। तो यहाँ ये बतलाने का मतलब है कि उस समय जो हैदराबाद की सेना थी ये ब्रिटेन लंदन से अपने और भी देशों से मतलब हथियार की बुला करके भारतीय सेना से लड़ाई लड़ना चाहती ताकि ये अपने आप का स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखे। और इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से भी कहा भैया कि आप हमारी मदद करें, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पल्ला झाड़ लिया, ठीक है। अब तत्कालीन गृह मंत्री यहाँ पर पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ पटेल ने डिप्लोमेसी से काम किया। उन्होंने भारतीय सेना के जनरल करियप्पा से बात की, क्या यदि हम पर पाकिस्तान हमला करता है, ठीक है, हमारे हैदराबाद को पे हमला करेंगे तो पाकिस्तान हो सकता है इसके समर्थन में हमारे ऊपर हमला करे, तो क्या भारतीय सेना पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दे सकती है? उस समय तत्कालीन जनरल करियप्पा ने कहा, 5 मिनट बात हुई उनकी जो है, ठीक है, उनके घर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दिल्ली में जहां पे मुलाकात हुई, 5 मिनट में बिल्कुल हो जाएगी, आप लड़ाई छेड़ दीजिए, हम तैयार है, भारतीय सेना तैयार है इससे लड़ाई लड़ने के लिए। पाकिस्तान आ जाए, हैदराबाद आ जाए, हैदराबाद रियासत उस समय अलग थी, ठीक है। तो जनरल करियप्पा ने कह दिया कि भारतीय सेना अकेले दम पर हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सेना को यह टारगेट दिया कि हैदराबाद की तरफ आप कूच करें, हैदराबाद की तरफ अपनी सेना को मूव करें, क्योंकि हैदराबाद रियासत में क्या हो गए थे? सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे, वहां पर मारकाट और लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका था, रजाकार सेना अत्याचार करने लगी थी वहां की जनता पर। अब जब भारतीय सेना हैदराबाद में पुलिस का सैन्य कार्रवाई कर रही थी, तब उस सैन्य कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन पोलो। अब ये बात आती है कि सर ये ऑपरेशन पोलो नाम क्यों रखा गया? ऑपरेशन पोलो इसलिए नाम रखा गया, उस समय हैदराबाद रियासत में विश्व के सबसे बेहतरीन, समझ लीजिए विश्व के सबसे बेहतरीन पोलो ग्राउंड थे। पोलो समझते क्या होता है? मालूम है किसी को? आपने टीवी में देखा होगा, घोड़े में घुड़सवारी करते हुए जो गेंद को खेलते हैं उसको पोलो कहते हैं, ठीक है ना। इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए उसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, इतिहास में आप पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पर विश्व के सबसे बेहतरीन पोलो ग्राउंड थे। कितने पोलो ग्राउंड? 17 पोलो ग्राउंड थे हैदराबाद रियासत में, और उसी के आधार पे भारतीय सेना ने इसका नाम रखा ऑपरेशन पोलो। और महज 5 दिन की लड़ाई में, कितने दिन की लड़ाई में? 5 दिन की लड़ाई में हैदराबाद की रजाकार सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने जो है समर्पण किया। तो भारत सरकार ने भी मीर उस्मान अली को जो है सम्मान दिया। ऐसा नहीं कि
कि पता चले शत्रु और ये सम्मान दिया बकायदा, और उनको सम्मान हैदराबाद भारत में विलय हुआ, हैदराबाद रियासत, और उन्हें इस प्रांत का गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया। तो हैदराबाद रियासत कैसे शामिल हुई? ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, मतलब सैन्य कार्रवाई के माध्यम से शामिल। अब देखते हैं यहां पर मणिपुर रियासत। मणिपुर के जो राजा थे वो भारत में शामिल तो होना चाह रहे थे, लेकिन वहां के कुछ तबकों के द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन कितना भी विरोध हो उस विरोध को शांत किया गया और मणिपुर को भारत में शामिल कर लिया गया। इस तरह से पूरी 552 रियासतें भारत में शामिल कर ली गई और 13 रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई। ठीक है, तो ये हैदराबाद देसी रियासतों का विलीनीकरण है। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक हमको राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ना